Ris Indica. जो न्यूज़पेपर आया है, जो आर्टिकल्स आए हैं जनरली, जब हम बात करते हैं डिवीजन के बारे में कि साइंस की कौन सी न्यूज़ है, इंटरनेशनल और इंडिया की कौन कौन सी न्यूज़ हैं, तो उसमें एक जो प्राइम आपको थीम आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं G20 से रिलेटेड। पहला तो है G20 का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल मीट होता है, वो हुआ है इन ऋषिकेश, जिसमें चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने वेलकम किया फॉरेन डेलीगेट्स को। और दूसरा जो G20 का जो मेयर मीट होता है वो अहमदाबाद में हुआ है। तो ये दोनों ही G20 के अंडर आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। एंड द अदर वन इज रिलेटेड टू द मेयर्स मीट, जिसमें अलग अलग देशों से, फॉरेन सिटी से जो है मेयर्स एक साथ आते हैं। इन दोनों में ही जो एक बड़ी दिलचस्प बात की गई है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, और उसमें भी लोकल गवर्नेंस में डिसेंट्रलाइजेशन लाने की बात। यानी कि जो लोकल गवर्नेंस है, जैसे म्यूनसिपैलिटी के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मैकेनिज्म को कैसे सेट किया जाए, उसका डिस्कशन हुआ है। So starting with the G20 IWG meet starts, just a second, ये मीटिंग स्टार्ट हुई है। इसमें सीएम मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इसको जो है इनॉग्रेट करा, स्टार्ट करा, वेलकम करा फॉरेन डेलीगेट्स को, और यहाँ पर डिस्कशन हुए हैं काफ़ी सारे। और ये भी जैसे चालू हुआ है तो आपको हो सकता है आने वाले न्यूज़पेपर या आने वाले वीक में भी इससे जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और देखने को मिले। हो सकता है एक आधा या दो या तीन नई नई जो एमओयूज हैं वो भी साइन किए जाए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो देयर वर डिस्कशन अलाउड टू लर्न की चैलेंजेस। पहला की चैलेंज तो क्लाइमेट चेंज ही है, और क्लाइमेट चेंज को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंसी पे बात की गई है। देखिए, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, जहाँ पर दिल्ली एनसीआर से ऊपर के रीजन की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली ऋषिकेश के आसपास का इलाका, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के आसपास का इलाका, तो वहाँ पर आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इन दोनों को एक साथ लेकर चलना और क्लाइमेट चेंज से बचना, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। स्पेशली अगर आप देखें 2013-14 में जिस तरीके के जो है डिजास्टर्स का सामना करना पड़ा, और उसमें भी बादल फटने की जब समस्या आती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उस समय पर बनाना या डिजास्टर से बचना, ये कुछ इश्यूज को खड़ा करता है। तो उसी के लिए ये जो मीटिंग हुई है अभी स्टार्ट, यहाँ पर बात की जाएगी। उसके जो की एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको बताया, कि चैलेंजेस के बारे में बात की जा रही है। ऑल्सो कि हम कैसे रैपिड अर्बनाइजेशन अगर किसी जगह का करा जा रहा है, यानी कि किसी मान लीजिए टीयर 2 सिटी है या टीयर 3 सिटी है या कोई बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, उसको अगर रैपिड अर्बनाइजेशन करना है तो वहां पर इंक्लूसिवनेस किस तरीके से लाई जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह पर बहुत ही ज्यादा देसी जो है एक सेगमेंट हो जाए सोसाइटी का, और दूसरी जगह पर विदेशी। यानी कि जब हम भारत और इंडिया की बात करते हैं, जब हम अर्बन और जो विलेज पॉपुलेशन उसकी बात करते हैं, तो उसमें कल्चरल गैप ज़्यादा ना आए। वो सोसाइटी वाला पार्ट भी है, तो आप इसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि इन सारी चीज़ों की बात की जा रही है, इंक्लूसिविटी की बात की जा रही है अलॉन्ग विद रैपिड अर्बनाइजेशन। ऑल्सो द फर्दर डिस्कशन वाज ऑन एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। स्पेशली जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास का इलाका है, ऋषिकेश के आसपास का जो इलाका है, वहाँ पर जो है इस तरीके के जो डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे रेजिलियंट हम बनाएं, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, और टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करें, इंफ्राटेक और डिजिटाइजेशन की बात की जा रही है। यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, उनका उनका भी यहाँ पर पार्टनरशिप रोल आपको हो सकता है आगे, जो है जैसे एल वगैरह हो गया, लार्सन एंड टर्बो। तो इस तरीके की जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो इंफ्राटेक से डील कर रहे हैं, उनसे कोई एक आधा एमएयू आपको हो सकता है अगले हफ्ते जो है साइन होता हुआ दिखे। अभी हम फिलहाल इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकते, बट हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इंफ्राटेक जो है और डिजिटाइजेशन की यहाँ पर बात की गई है। अब जब हम G20 मेयर्स मीट की बात करते हैं जो अहमदाबाद में हुआ है, सो मेयर्स फ्रॉम ओवर 60 सिटीज इंक्लूडिंग 42 फॉरेन सिटीज लाइकली टू अटेंड अर्बन 20, जिसको U20 मेयोरल समिट कहते हैं, अहमदाबाद में। और ये मेयोरियल समिट जो होगा विल बी कल्मिनेशन ऑफ वर्क ऑफ U20 एंगेजमेंट ग्रुप, जो G20 के अंडर ही आता है। बेसिकली यहाँ पर बात की जाती है कि हम कैसे जो है मल्टीलैटरल लेवल पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और फंडिंग मैकेनिज्म को बाहर के देशों से लाते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंडिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं, वो ये देखते हैं कि कौन कौन से देशों के अंदर भी कौन कौन सी स्टेट्स हैं या कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आगे चलकर जो है रियल एस्टेट के बेसिस पर, आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर
इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से की जा सकती है। जैसे आप बात करें जो साइबर पार्क्स होते हैं, या जो आप कहते हैं साइबर सिटी किस्म के जो पार्क्स होते हैं जहाँ पर ऑफिसेस बहुत सारे हैं, जैसे गुड़गांव की अगर हम बात करें, बेंगलोर की हम बात करें, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो G20 का मेयर्स मीट है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। यहाँ पर मेजर जो थीम रहेगा दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन सिटीज along with फंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म इन अर्बन एरियाज। तो ये आपको याद रखना है। G20 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मीट हुई है ऋषिकेश में, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्राटेक की ज़्यादा बात की जा रही है। और जो आपका ये मेयर्स मीट होगा अभी फिलहाल जो भी स्टार्ट होगा प्रॉपर तरीके से, G20 मेयर्स मीट, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस की बात करी जा रही है अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के बारे में। बट यहाँ पर मेजर जो फोकस रहता है दैट इज मोर ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस अगर होगा तो ही जो बाहर की जो कंपनीज हैं वो not just on the basis of a state but on the basis of a city, on the basis of a district या पर्टिकुलर एरिया के कंटेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर पाएंगे उस एरिया में। बिकॉज आप अक्सर देखते होंगे कि जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं MNC वगैरह, वो पूरा अपने आप में ही एक स्पेस है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बाहर की जो कंपनीज है वो भी करती हैं और डोमेस्टिक लेवल पर भी काफ़ी सारी कंपनीज करती हैं। तो एक पूरा रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ पार्ट है जो जुड़ा हुआ है आपका लोकल गवर्नेंस से भी। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज में जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया इजिप्ट, जैसे इंडिया यूएस पिछले हफ्ते काफी न्यूज में था, आज इस हफ्ते आप देखेंगे इंडिया इजिप्ट काफी ज्यादा है। इसके बैकग्राउंड को पहले समझते हैं। 1955 में जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी गई थी। 56 में सुएज कैनाल क्राइसिस जब हुआ तो उस समय भी इंडिया ने इजिप्ट की काफी ज्यादा सपोर्ट करी। और नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है NAM, जिसमें बात करी गई थी, जो काफी ज्यादा पैसिफिस्टिक था, जिसमें टीटो, नेहरू जी और जो अब्दुल नसीर थे इजिप्ट के उस समय, उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट में काफी एक दूसरे का साथ दिया। ना हम इस तरफ हुए कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ, ना हम सोशलिस्ट ब्लॉक की तरफ हुए, हमने अपना एक नॉन अलाइन मूवमेंट जो है रखा, अपनी बात रखी 1961 के अराउंड। तो 1955, 56, 61 ये 3 साल जो है ये शो करते हैं कि इजिप्ट कोई अभी रिसेंट अलाय नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे इसराइल बहुत ही ज़्यादा लेटर समय में आया था, ये 50 से ही जो है इजिप्ट के साथ हमारी बातचीत होती रही है। फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करने की बात हो या नॉन अलाइन मूवमेंट जैसे बड़े मूवमेंट की बात हो, हम जो है इजिप्ट से जुड़े रहे हैं डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से और इंटरनेशनल फोरम पर भी। So India and Egypt to upgrade their ties to strategic partnership during Prime Minister Modi's meeting with Egypt Prime Ministers Abdel Fattah al-Sisi। इसलिए आप हो सकता है कई बार इनके जो लास्ट का जो नेम है, लास्ट नेम जो है सीसी के नाम से भी कई बार देखेंगे न्यूज़पेपर में। अब यहाँ पर बात की जा रही है क्लोजर कोऑपरेशन की। देखिए इजिप्ट का जो काफी ज्यादा फोकस है इंडिया से ज्यादा टाइज को स्ट्रॉन्ग करने का, उसका एक बड़ा कारण है इंडिया में जो साइंस एंड टेक है वो काफी ज्यादा एडवांस हो रहा है। और उसी के साथ साथ जो एकेडमिक एरियाज हैं, अगर इजिप्ट उन सारी चीजों को डिप्लॉय करता है, अडेप्ट करता है, इंडिया की मदद लेता है साइंस एंड टेक में, तो उसके पास डबल एडवांटेज ये होगी। सबसे पहली, एक तो साइंस एंड टेक मिलेगा तो डेवलपमेंट तो होगा ही, प्रोसेसेस और काफी ज्यादा तेज हो जाएंगे जैसे एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लिया हो। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आप देखेंगे ओवरऑल साइंस एंड टेक हो या एकेडमिक रिसर्च वाला पूरा पोर्शन हो, इंडिया में ये मच एक अफोर्डेबल लेवल पर हो जाता है। बट वेस्ट में जो है वो काफी ज्यादा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ तो आएगा, बट उसकी कॉस्ट भी उससे ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई रहती है। इसलिए इजिप्ट इस बात को समझता है कि इंडिया एक काफी ज्यादा सुपर पावर है आगे समय में बनता हुआ, और कंज्यूमरिज्म वाला एक पोर्शन है, बट उसके साथ साथ साइंस एंड टेक और एकेडमिक जो डोमेन है उसमें ज्यादा उसका दिलचस्पी है, उसकी फोकस ज्यादा है। सो क्लोजर कॉपरेशन में बात हुई फॉर एग्जांपल ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, फार्मा सेक्टर यानी कि फार्मास्यूटिकल्स और डिफेंस से रिलेटेड, और इस तरीके के काफी सारे MOUs भी अब साइन किए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी और एंटिक्विटीज और कॉम्पिटिशन लॉ से रिलेटेड। यहाँ पर जो बेसिक एक बात आप देखेंगे, फार्मा सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, ये MOUs जो होते हैं ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जिसमें बहुत अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। आपको उन क्लॉजेस जो क्लॉज हैं उनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये ओवरऑल इसका एक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। क्लोजर कॉपरेशन इजिप्ट भारत के साथ अब जो कर रहा है, इट इज मोस्ट लाइकली फ्रॉम द साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव, जिसमें डिफेंस, फार्मा, ग्रीन एनर्जी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। पॉजिटिव चेंज की बात करें तो मिस्टर मोदी visit to mosque and meeting with Egypt's Grand Mufti appear to be an attempt to dispel misgivings about his government's policies towards the Muslim world। तो ये भी एक जो है बात है।
अगर हम बात करें वे अहेड की, आगे क्या देखा जा सकता है, देखिए इंडिया और इजिप्ट आर नाउ एसेइंग अ क्लोजर रिलेशनशिप, और इस क्लोजर रिलेशनशिप की वजह से इंडिया को भी जो फायदा होगा दैट इज फ्रॉम द इकोनॉमिक साइड ऑफ थिंग्स अलॉन्ग विद ऑटोनॉमस फॉरेन पॉलिसीज, बिकॉज जब भी एमओयू साइन होता है इंटरनेशनल रिलेशन के लेवल पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब भी साइन होता है, इट इज डन इन द स्पिरिट ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है आप मेरे को अगर कुछ फायदा कर रहे हैं तो मैं भी आपका कोई ना कोई फायदा करूंगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन या रेसिप्रोसिटी। अब बात करते हैं कुछ नेशनल और पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में। देखिए अगर हम पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में स्टार्ट करें तो जैसे मणिपुर के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, जो मेती कम्युनिटी है वो काफ़ी समय से स्केड्यूल्ड ट्राइब और रिजर्वेशन की डिमांड कर रही थी, और ये 10 साल से जो है डिमांड इनकी है। 2012 नवंबर के करीब, 2012 में स्केड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, जिसको SDDCM कहते हैं, उसको सेटअप करा गया था। अब मेती कम्युनिटी का ये मानना है कि जो उनका खुद का जो एक एसेंस है, जो उनकी खुद की आइडेंटिटी है, जो कल्चर है, उसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेती कम्युनिटी देखिए बहुत ही रीसेंट कम्युनिटी नहीं है, बहुत सालों से जो है मणिपुर का पार्ट रही है। स्पेशली जो प्लेन्स वाला इलाका है वहाँ पर इनका पॉपुलेशन कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा है और कम्युनिटीज से, स्पेशली प्लेन्स वाले इलाके में। तो इनको भी अपनी आइडेंटिटी और कल्चर बचाने के लिए जो है इन्होंने भी मांग उठाई कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है दर्जा दिया जाए। अब मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था, ऑर्डर ऑन द डिमांड ऑफ दी ST स्टेटस, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर मेती पीपल। इट ऑब्जर्व्ड दैट नो एक्शन वाज टेकन डिस्पाइट मल्टीपल रिक्वेस्ट सिंस 2013, यानी कि ऑलमोस्ट 2012-13 से जो रिक्वेस्ट थी उस पर किसी ने भी काम नहीं करा। और इसी की वजह से, बिकॉज देखिए एक साल इंसान जो है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 10 साल से भी ज्यादा का जब समय हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन आप कह सकते हैं, या अपने कल्चर को बचाने या आइडेंटिटी को बचाने का जो पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मेती कम्युनिटी जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से यहाँ पर रह रही है, उनकी खुद की आइडेंटिटी और कल्चर है, अगर वो नहीं उसे बचाएंगे तो फिर और कौन बचा सकता है। तो वो इसकी मांग भी उठा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही अपना एक जो इशू है वो खुद ही सॉल्व करना शुरू कर दिया, उन्होंने बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है कमेटी फॉर्म करी, और 2012-13 से ही चीजें शुरू होती आई। But due to the permit system regulated influx of non-Manipuris, it has served as a source of revenue and has made the situation even more problematic। और इसीलिए हम देखते हैं कि फिर ये ट्रिगर हो जाती सिचुएशन अभी फिलहाल, हाल फिलहाल में। और जो कुकीज ट्राइब हैं और जो दूसरे और ट्राइब हैं वो इस पूरे प्रोटेस्ट के में पार्ट बन जाते हैं और इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, कौन कौन से साल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। STDCM क्या है, उसकी फुल फॉर्म, और कौन से साल में वो बना था, और कौन से साल से मल्टीपल रिक्वेस्ट के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा बड़ा एक्शन, कंस्ट्रक्टिव एक्शन, ये आपको याद रखना है। अब एक और थोड़ी दुखद घटना जो है वो ये सामने आ रही है कि जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इट हैज सेंट द नोटिस टू महाराष्ट्र ओवर टॉर्चर ऑफ 11 वर्कर्स। देखिए ऐसी खबर सामने आई, NHRC ने ऑब्जर्व किया कि एक कॉन्ट्रैक्टर थे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दे हैव केप्ट लेबरर्स चेन्ड एंड फोर्स देम टू वर्क फॉर 12 आवर्स, यानी कि 12 घंटे तक लगातार काम करवाया है 11 वर्कर्स को, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने। उनसे न्यूज़ में ये सामने आया है कि उन्हें ना तो ढंग से खाना दिया गया है, और उनसे जो है कुएं जो हैं, यानी कि जो वेल्स होते हैं, उनको डिग करवाया गया है, खुदवाया गया है, और उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया इन दी ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। इस चीज को समझते हुए NHRC ने सीधा सीधा नोटिस जो है वो भेज दिया अंडर, इट ऑब्जर्व अंडर द प्रोविजन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट 1976। और उन्होंने ये बोला कि कॉन्ट्रैक्टर जो है इसने ग्रॉसली इस जो एक्ट है इसको वायलेट करा है। सो NHRC सेंड नोटिस टू महाराष्ट्र ओवर दी टॉर्चर ऑफ 11 वर्कर्स। ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको कौन सा लॉ है जो वायलेट हो गया है, ये ज्यादा ध्यान में रखने की बात है। ज्यादातर इस तरीके के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप एथिक्स के पेपर में या एसए के पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेटा ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑल्सो, कि कौन सा लॉ है। सो यू कैन यूज द प्रोविजंस ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976 एज एन एग्जाम्पल दे। अब एक और जो न्यूज है वो आ रही है असम के डिलिमिटेशन ड्राफ्ट से। तो देखिए असम में हुआ यह है कि डिलिमिटेशन का जो फॉर्मेशन हुई दैट वाज अभी जो रिसेंट हुई वो 2002 में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बोला, सरकार ने बोला कि हम 2026 या उसके बाद ही करेंगे, 2026 तक उन्होंने एक सील लगा दी इसके ऊपर कि हम आगे नहीं करेंगे, 2026 के बाद देखते हैं। अब असम में क्या हुआ कि असम के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक रिलीज करा एक ड्राफ्ट
जिसमें उन्होंने बोला कि हम असम के अंदर डिलिमिटेशन करेंगे। डिलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्रीज को रिड्रॉ करना। जैसे मान लीजिए असम का मैप है, तो यहाँ पर जो लोकसभा है या जो विधानसभा है या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ से एमएलएज वगैरह आते हैं, उनके बहुत छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इस तरीके से, उसको चेंज करने की बात करें कि हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं बाउंड्रीज में। अब इसकी वजह से हुआ ये कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। कंट्रोवर्सी ये निकल कर आई कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर अभी डिलिमिटेशन इसलिए किया जा रहा है, ये बाउंड्रीज को चेंज इसलिए करा जा रहा है बिकॉज देयर हैव बीन इश्यूज रिलेटेड टू रिलीजन, यानी कि रिलीजियस लाइंस पर। जस्ट बिकॉज मान लीजिए ये पहले पूरा इलाका किसी ए और बी रिलीजन दोनों के लोग यहाँ पर रहते थे, बट इसमें पॉलिटिसाइज एंगल लगाने के लिए, इशू को क्रिएट करने के लिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर से कह रहे हैं कि अब ये जो इन्होंने जो डिलिमिटेशन करी है, जो बाउंड्री छोटी और इसकी करी है, तो यहाँ पर एक रिलीजन ए के लोग हो जाएंगे, यहाँ पर रिलीजन बी के लोग हो जाएंगे, तो इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। रिलीजन लाइंस के बेसिस पर या वोटर्स को डिवाइड करा जा रहा है, ये उनका इशू है, ये इसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई। अब अगर हम बात करें, देखिए द नंबर ऑफ सीट्स इन असम जो कि है, अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली में, दैट इज 126 एंड 14 लोकसभा being retained, increase in number of reserved constituencies for STs and SCs have been asked. Now constituencies of several sitting legislator and parliamentarians may be impacted, जो अभी प्रेजेंट में भी हैं, और ये सारा का सारा इशू यहाँ से अराइज होता है। क्योंकि असम में देखिए, आप देखेंगे कई बार कि जब भी कोई नया लॉ लाया जाता है, उसको फेवर भी होता है, तो उसका हो सकता है विरोध भी हो किसी ना किसी सेंस में, और उसके भी खुद के खुद कारण होते हैं, और ये डेमोक्रेसी का एक काफी ज्यादा बड़ी ब्यूटी है। बट असम डिलिमिटेशन ड्राफ्ट में जो सबसे बड़ा यहाँ पर एंगल सामने आ रहा है, इशू सामने आ रहा है, वो ये है कि डिलिमिटेशन तो हो रही है, बट दिस इज प्योरली ऑन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस डिविजन अमंग द वोटर्स ऑफ असम, ऐसा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स द्वारा कहा गया है। अब कुछ इकोनॉमी की न्यूज को देखते हैं, स्टार्टिंग विद दी S&P ग्लोबल। देखिए, मैंने जैसे आपको बताता हूँ कि बार बार रेटिंग्स आती रहती हैं, उसमें बोलते हैं कि जीडीपी अब भारत की घट जाएगी या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि S&P ग्लोबल जो है, इट हैज सेड दैट फॉर FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 6% के करीब है। इन्होंने चाइना के लिए भी दावा करा है कि चाइना की जो पहले ग्रोथ प्रोडक्शन 5.5% के करीब थी, हो सकता है वो घटकर अब 5.2% तक ही रह जाए। ये S&P ग्लोबल ने आज के रिसेंट आर्टिकल में ही छापा है। ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स कि चाइना की जो प्रोजेक्शन उन्होंने बताई, ग्रोथ प्रोजेक्शन, उसमें डिक्रीज आया है। सो रेटिंग फर्म सेज इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन एशिया पैसिफिक, ये उनका भी मानना है S&P ग्लोबल का। रिसेंटली मैंने आपको अभी कुछ रेटिंग से रिलेटेड ही 1-2 दिन पहले भी पिछले हफ्ते न्यूज भी बताई थी। आरबीआई के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, आरबीआई इज एक्सपेक्टेड टू कट इंटरेस्ट रेट्स अर्ली नेक्स्ट ईयर इन द ईयर 2024, और इससे जो रिटेल इन्फ्लेशन है इज लाइकली टू सॉफ्टन टू 5% दिस फिस्कल फ्रॉम 6.7%। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज देखिए, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको जब भी चैरिटी दी जाती है तो काफी ज्यादा टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो लाए हैं जो इफेक्टिव होगी 1 अक्टूबर से। उनका उनका ये कहना है कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के पास चैरिटी वगैरह जो आती है, वो अब उन्हें अंडर सर्टेन नॉर्म्स डिस्क्लोजर में दिखाना होगा कि ये किस तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो केवल चैरिटेबल आया है, क्या वो केवल रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, या वो रिलीजियस और चैरिटेबल दोनों एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो अब ये डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। और ये जो अमेंडमेंट होंगे टू द इनकम टैक्स रूल्स, दे विल कम इफेक्ट फ्रॉम October 1st। इसका रीजन क्या है? देखिए, कई बार इस तरीके की सिचुएशन सामने आती है जहां पर बहुत अलग अलग, ये यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट कुछ जो ग्रीडी किस्म के जो लोग हैं, वो इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का नाम खराब करने के लिए अपने खुद के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस खोल लेते हैं, और उसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सामने आते हैं जिसमें वो अपने ब्लैक मनी को अवॉइड करते हैं। बट आपको उतने गहराई में नहीं जाना, आपको समझना जो ये है वो दैट इज कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो पैसा आया वो कौन से डिस्क्लोजर के अंडर आएगा, ये कभी भी मेंशन नहीं होता था। और बिकॉज ऑफ सर्टेन टैक्स एग्जेम्पशंस,
जो व्यक्ति ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर मैकेनिज्म्स, या शेल कंपनीज भी कई कई बार इसमें इस्तेमाल होता था उनका, तो उसको घटाने के लिए अब आईटी यानी कि इनकम टैक्स जो है इस चीज को लाया है कि अब वो डिस्क्लोजर भी आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल और केवल चैरिटी मिल गई, अब उसका डिस्क्लोजर कि क्या वो रिलीजियस और चैरिटेबल है, क्या वो केवल चैरिटेबल है या केवल वो रिलीजियस है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिक न्यूज जो आई है, दैट इज सेंटर अप्रूव्स रुपीज 56,415 करोड़ टू 16 स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, केपेक्स बहुत ही सिंपल भाषा में, केपेक्स का मतलब होता है जब एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन फंड्स का इस्तेमाल करती है अपने ऊपर ही खुद का रिसर्च बढ़ाने के लिए, खुद के एसेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे वो आगे बिजनेस वगैरह में और तेजी ला सकें। अब केपेक्स में भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज से बात कर रहे हैं, यानी कि केपेक्स कंपनी का, केपेक्स किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कंपनी का, केपेक्स किसी फार्मा कंपनी का, तो उनके अंदर भी अलग अलग चेंजेस होते हैं। वो फाइनेंस का पोर्शन है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। सरकार क्या कह रही है कि सेंटर ने इसको अप्रूवल दे दिया है, और ये जो अप्रूवल मिला है आपको याद ये रखना है कि कौन सी स्कीम के अंडर मिला है, अंडर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023 टू 2024 के अंडर मिला है। इस स्कीम के अंदर टोटल 8 पार्ट है, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा पार्ट है उसके अंदर बात करी गई है स्पेशल केपैक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फैसिलिटी की। इससे होगा ये कि हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को स्टेट्स को, जो 16 स्टेट्स हैं, और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जनरली अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, या लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देना और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई आपको आंसर अगर लिखना है, तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में आज के न्यूज़पेपर में जो आए हैं कुछ टॉपिक्स लाइक G20 मेयर्स मीट या G20 इंफ्रास्ट्रक्चर मीट, इनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज जो न्यूज़ आई हैं वो इतनी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डेली न्यूज़ एनालिसिस के लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।